फ्लैटी हेलमिंथेस, एशके हेलमिंथेस, इन पे सिंपल डिफ्यूजन होता है। कंडक्टिंग पार्ट है जहाँ पे कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा बस। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीदिंग क्या होता है? इट इज़ अ नॉर्मल इनटेक ऑफ एयर, जिसको हम लोग इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन कहते हैं, एंड एक्सेलिंग आउट ऑफ एयर विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एक्सेलेशन एंड एक्सपायरेशन। तो जो भी हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं और फिर इधर हम लोग उसको रिलीज़ कर रहे हैं सांस, तो उसको ब्रीदिंग कहा जाता है। पर रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज़ द टोटल मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। जब फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उससे एनर्जी निकल रही है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। एनसीईआरटी ने बोला है ब्रीदिंग इज कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। चलिए एनसीईआरटी रीड करते हैं। एज यू हैव रीड अर्लियर, oxygen utilized by the organism indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid to derive energy to perform various activities. Carbon dioxide is harmful, जिसको हमें रिलीज करना होता है ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक, कैट से क्या था? कट, मतलब जो रिएक्शन तोड़ने वाली होती है रिएक्शन। इट इज़ देयर फॉर एविडेंट दैट O2 हैज़ टू बी कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड टू द सेल एंड CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू बी रिलीज्ड आउट। इसीलिए हमें ऑक्सीजन को हमेशा इन करना पड़ता है सेल को, और CO2 को बाहर निकालना पड़ता है बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। इस produce this process exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by cell is called breathing, जिसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। अगर हम लोग अपना हाथ चेस्ट पे रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा चेस्ट ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। यू नो दैट दिस इज ड्यू टू ब्रीदिंग। हाउ डू वी ब्रीद? रेस्पिरेटरी ऑर्गन मैकेनिज्म आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हमारी दूसरी हेडिंग है रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन और स्ट्रक्चर दो चीज़ पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटाट पे। ठीक है, तो हम लोग पहले चलते हैं सेलुलर पे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होती है पॉरीफेरा में, टिश्यू होती है सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, ऑर्गन रहती है प्लैटीहेल्मिन्थेस में, और ऑर्गन सिस्टम एशकेहेल्मिन्थेस और सारे आगे के। तो तुम्हारा पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एशकेहेल्मिन्थेस, इन पे सिंपल डिफ्यूजन होता है, मतलब बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज हो जाता है। पर आगे क्या है? एनालिड्स है। एनालिड्स में आता है हमारा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कैसे करता है? मॉइस्ट क्यूटिकल से। अर्थ्रोपोड में आता है इंसेक्ट। कॉकरोच कैसे करता है? ट्रैकियल सिस्टम से। फिर आता है कॉर्डेट में हम लोग के चार आते हैं, 5 आते हैं। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव, मैमल्स। फिश में गिल्स होते हैं, एम्फीबियन में स्किन, गिल, बकोफेरिंग्स, लंग्स, और रेप्टाइल्स में, एव्स में, मैमल्स में लंग्स होता है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। हैबिटाट के बेसिस में 2 होते हैं, एक होता है एक्वेटिक और एक होता है टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में क्या होता है? गिल्स होते हैं, और टेरेस्ट्रियल्स में क्या होता है? लंग्स होते हैं। जो गिल्स से करते हैं उनको ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, और टेरेस्ट्रियल में पल्मोनरी रेस्पिरेशन बाय द लंग्स। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग vary among different group of animals depending mainly on their habitat and the level of organization। ये बात कुछ इम्पॉर्टेंट है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटाट पे उनका ब्रीदिंग का मैकेनिज्म डिपेंड करता है। लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा, फ्लैटफॉर्म एक्सचेंज O2 एंड CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। वहीं अर्थवॉर्म मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है, इंसेक्ट
ट्रैकियल सिस्टम ट्यूब से करता है। और ये याद रखना कि आपका स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर क्या होता है, गिल्स होता है। स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर क्या होता है, गिल्स होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स यूज़ करते हैं और मोलस्कस यूज़ करते हैं। स्पेशल वस्कुलराइज स्ट्रक्चर गिल्स होता है और वस्कुलराइज स्ट्रक्चर तुम्हारा लंग्स होता है। जहाँ स्पेशल आ जाएगा वो गिल्स हो जाएगा, जिसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अमंग द वर्टिब्रेट फिशेज यूज गिल्स, whereas amphibian, reptiles, birds, mammal respire through lungs. एम्फीबियंस में रिस्पायर करता है मॉइस्ट स्किन से, जिसको क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहते हैं। एम्फीबिया में जैसे फ्रॉग होता है वो रेस्पायर करता है मॉइस्ट स्किन से, जो कि क्यूटेनियस रेस्पायरेशन से भी काम करता है। ह्यूमन रेस्पायरेटरी ऑर्गन, तो ये शुरुआत होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो कि हमारे अपर लिप्स के ऊपर होता है, जो हमें विजिबल भी रहता है, 2 होल्स दिखते हैं उसमें। फिर आता है हमारा नसल चैम्बर। नसल चैम्बर के कुछ 3 फंक्शन होते हैं, जो कि म्यूकस रिलीज करता है फ्रॉम द गॉबलेट सेल, जो कि ग्लैंड है। ये सरफेस को स्टिकी बना देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं। सेकेंड, मॉइस्चर रिलीज करता है एपिथेलियम, जो कि एयर को ह्यूमिड बनाता है। तीसरा, इट ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ द इनकमिंग एयर अप टू द बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि अगर तुम ही सोचो, अगर ठंडी ठंडी एयर अंदर आएगी तो हमारी बॉडी को क्या नुकसान करेगी। ये सब हमारी बॉडी को टेम्परेचर, मतलब जो एयर आ रही है उसको टेम्परेचर मेंटेन करता है। फिर आता है हमारा इंटरनल नॉस्ट्रिल, जो हमें विजिबल तो नहीं होता है ऐसे ही। ये पोस्टीरियर ओपनिंग होती है नसल कैविटी की, जो कि लीड करती है किस पे रिलीज होती है, नेजोफेरिंक्स। ये फेरिंक्स का वो हिस्सा है जो नोज से कनेक्ट होता है और इसमें सिर्फ एयर पास करती है। फिर आता है हमारा लैरिंक्स। लैरिंक्स साउंड बॉक्स होता है जब भी हम लोग खाना खा रहे होते हैं। ड्यूरिंग स्वॉलिंग दिस ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय, किससे, एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस को कौन कवर कर रहा है, एपिग्लॉटिस, जो कि एक लीफ शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, जो कि इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। एपिग्लॉटिस कवरिंग होती है ग्लॉटिस की, जो कि प्रिवेंट करता है खाने की एंट्री लेयरनेक्स में ना हो। अगर मान लो तुम्हारा साउंड बॉक्स में खाने की एंट्री हो जाएगी तो हम तो सांस नहीं ले पाएंगे ना, इंसान इवेंचुअली मर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रैकिया। ट्रैकिया इज अ विंड पाइप, स्ट्रेट लाइन पाइप होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजस होती है। ये प्रिवेंट करती है कोलैप्सिंग से, लड़ने से प्रिवेंट करती है। और ये डिवाइड करती है ब्रॉन्चीज़ में, तुम्हारा ब्रॉन्चीज़ में डिवाइड करती है एट द 5th thoracic vertebrae। 5th thoracic vertebrae याद रखना। फिर आता है ब्रॉन्ची, उसके बाद ब्रॉन्चियोल्स, उसके बाद एल्वुलर डक्ट, फिर एल्वुलाई। एल्वुलाई याद रखना 300 मिलियंस होते हैं दोनों लंग्स में मिलाकर। अब कुछ नोट है, जैसे फीमेल में ना जो हमारी वोकल कॉर्ड होती है ना, वो पतली होती है, थिन होती है, इसीलिए उनकी पिच ज़्यादा होती है। पिच ज़्यादा मतलब उनकी आवाज़ पतली होती है लेकिन शार्प होती है, मतलब उनकी आवाज़ पतली होती है। और अगर वो मतलब मान लो वो स्क्रीम करती है तो उनकी आवाज़ मतलब एकदम डिफ्रेंशिएट आवाज़ सुनाई देती है। और मेल्स की जो वोकल कॉर्ड होती है वो थिक होती है, उनकी पिच कम होती है, इसलिए उनकी आवाज़ भारी होती है। बिकॉज ऑफ थिक किस लिए होती है, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई में और इनिशियल ब्रोंकियोल्स में। ये एक्स्ट्रा ज्ञान कुछ है कि एल्वुलाई में एल्वुलाई फ्लूइड होता है जो यहाँ पे भरा रहता है। फिर यहाँ पे टाइप 2 एल्वुलाई सेल होती है। ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है। ये जो एल्वुलाई सेल होती है, टाइप 2 एल्वुलाई सेल, ये प्रोड्यूस करती है सफेक्टेंट
जिसको हम लेसिथिन कहते हैं, और ये फॉस्फोलिपिड है, ये चिपकने से बचाती है। इन सम न्यू बॉर्न बेबी लेसिथिन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो वो लोग सफ़र करते हैं फ्रॉम दी RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इन लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लंग्स प्रोटेक्ट होते हैं बाय द रिबकेज, है ना। अब रिबकेज कैसे कैसे बनता है? डॉर्सली मतलब पीछे साइड हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, वेंट्रल मतलब आगे साइड से, आगे की साइड हमारा स्टर्नम होता है, लेटरल मतलब साइडवेज में हमारा क्या होता है? रिब्स होता है। और अगर हम नीचे की तरफ देखा जाए तो हमारे पास डायफ्राम भी होता है, ठीक है। लंग्स हमारा एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसकी कवरिंग को हम प्लूरा कहते हैं। आउटर लेयर को पैराइटल प्लूरा कहते हैं, और इंटरनल लेयर को विसरल प्लूरा कहते हैं। आउटर को पैराइटल, इनर को विसरल, और दोनों के बीच में लिक्विड भरा रहता है, इसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये क्या करता है? प्लूरल फ्लूइड क्या करता है आपका? रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग्स। अब हमारे 2 लंग्स होते हैं, लेकिन दोनों का साइज़ अलग अलग होता है। जैसे उनका साइज़ क्यों अलग अलग होता है? तो अगर तुम देखोगे, तुम्हारा एक ये है, यहाँ पे हार्ट होता है ना, कार्डियक नॉच, यहाँ पे तुम्हारा लीवर होता है, इसकी वजह से ये वाला तुम्हारा लंग्स छोटा हो जाता है, ठीक है। तो राइट कौन सा लंग होगा? ये वाला। तो ये बिगर होता है, लार्जर होता है साइज में, और मतलब इस वाली साइज में, और ये भारी होता है, और शॉर्टर होता है लंबाई में, और अगर विड्थ में देखा जाए तो बिगर होता है। लेफ्ट लंग ये वाला होता है, जहाँ पे हमारा कार्डियक नॉच होता है। ये स्मॉलर होता है साइज़ में, क्योंकि देखो स्मॉल है ना, ये देखो इसका ये बड़ा है, स्मॉलर होता है, और लाइटर होता है, हल्का होता है, लेकिन लॉन्गर होता है किसमें? लंबाई में, ठीक है। जो तुम्हारा राइट लंग है उसमें फिशर होते हैं 2 और लोब होते हैं 3। एक फिशर होता है ये वाला, ये इसको हॉरिजॉन्टल फिशर कहते हैं, इसको ऑब्लिक फिशर कहते हैं, और इसके 3 लोब होते हैं। अगर तुम लेफ़्ट लंग देखो तो इसमें एक ही फिशर होता है, विच इज़ ऑब्लिक फिशर, जिसकी वजह से इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं। अब हम लोग एक बार फिर से रिविज़न कर लेते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल आएगा, उसके बाद आपका नेज़ल चैम्बर आएगा, उसके बाद इंटरनल नेयर्स आएगा, फिर नेज़ोफेरिंक्स, ग्लॉटिस, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंकी, ब्रोंचियोल्स, एल्वुलाई डक्ट। ये ब्रोंचियोल्स तक हमारा कंडक्टिंग पार्ट है, यहाँ पे कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे एल्वुलाई डक्ट, एल्वियोलाई, ये सब एक्सचेंज पार्ट है, मतलब जहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है, हमारी गैस एक्सचेंज हो रही बिटवीन द सरफेसेस, और ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग पार्ट है, जहाँ पे कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा, बस ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कंडक्टिंग पार्ट, दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, इंटरनल नेयर्स, नेज़ोफेरिंक्स, और फिर लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल। इसका फंक्शन होता है कंडक्ट करना एयर, बस ट्रांसपोर्ट करना, क्लियर करना इनकमिंग एयर को, और उसको ह्यूमिड बना देना, मतलब बॉडी टेम्परेचर तक ले आना। वही एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट इंक्लूड करता है एल्वुलाई और उसकी डक्ट। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ मेन साइट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा होता है किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए अब एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं एक बार। We have pair of external nostril opening out above the upper lip. It lead to nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber opens into pharynx, a portion of which is the common passage. Pharynx क्या है? Common passage for food and air. पर मैं जो नेज़ोफेरिंक्स बताया सिर्फ उसमें एयर ट्रांसपोर्ट होती है। Pharynx open into larynx region into trachea. इसने बोला कि फेरिक्स ट्रैकिया में जाके खुलता है थ्रू लेयरनेक्स से। लेयरनेक्स कार्टिलेजस बॉक्स होता है,
और वो साउंड प्रोडक्शन में मदद कराता है, इसीलिए उसको साउंड बॉक्स क्या कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि हम लोग लेयरनेक्स को साउंड बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो साउंड का प्रोडक्शन कराता है। ड्यूरिंग swallowing, glottis is covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। जो तुम्हारा ग्लॉटिस होता है वो कवर होता है बाय द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस, जिससे की वजह से तुम्हारा खाना लेयरनेक्स में नहीं आ पाता। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड थॉरेक्स पे एक्सटेंड होती है और डिवाइड करती है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे इन लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी। हर एक ब्रोंकी डिवाइड करती जाती है डिवीजन बिटवीन, जिसमें सेकेंडरी बनती है फिर टर्जरी बनती है। टर्जरी ब्रोंक्यूल बना देते हैं और फिर एंडिंग में जाके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती है। The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi, initial bronchi are supported by cartilaginous incomplete rings. Each terminal bronchiole give to the number of very thin, irregular walled, vascularized bag-like structure called alveoli. The branching network of bronchi, bronchiole and alveoli comprises the lungs. वी हैव टू लंग्स जो कि कवर्ड होता है डबल लेयर, जिसको हम प्लूरा कहते हैं। आउटर प्लूरा इज़ द पैराइटल प्लूरा एंड इनर प्लूरा इज़ द विसरल प्लूरा। दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। जो तुम्हारा आउटर प्लूरा होता है, जो बाहर वाला प्लूरा होता है, तो वो किससे कनेक्ट होगा? थोरैसिक लाइनिंग में। और जो तुम्हारा जो अंदर वाला प्लूरा होगा वो किससे कवर होगा? जो वो होगा कांटेक्ट विद लंग्स। बाहर वाला प्लूरा थोरैसिक फ्लूइड जो भी है तुम उससे लाइन होगा, और जो तुम्हारा इनर वाला होगा वो लंग्स के पास होगा। जो पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होता है वो कंडक्टिंग पार्ट है, जबकि एल्वुलाई और देयर डक्ट आर दी एक्सचेंज पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है? क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाई करता है और ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। एक्सचेंज पार्ट क्या होता है? ये एक्चुअल साइड होती है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। लंग सिचुएट करता है थोरैसिक चैम्बर, जो कि एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है। थोरैसिक चैम्बर मतलब हमारा रिबकेज कैसे कैसे फॉर्म होता है? डॉर्सली मतलब पीछे से वर्टेबल कॉलम, वेंट्रल मतलब आगे से सामने से स्टर्नम, लेटरल मतलब साइडवेज से रिब्स और लोअर साइड से डोम शेप डायफ्राम से। द एनाटॉमिकल सेटअप, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। The anatomical setup of the lung in thoracic is such that any change in volume of thoracic cavity will reflect in the pulmonary cavity। हमारा एनाटॉमिकल सेटअप ऐसा है कि अगर हम लोग मतलब अगर हम लोग अपना रिब केज आगे भी उठाएंगे ना तो वो वॉल्यूम में चेंज करेगा। मान लो अगर हम लोग अपना चेस्ट है वो आगे उठाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है और सांस अंदर आती है। अगर तुम्हारा एनाटॉमिकल सेटअप पे कुछ भी चेंज करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा किसमें? लंग कैविटी में। सच एज अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कांट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। तो पहले हम लोग मेरा डायग्राम देख लेते हैं। देखो स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहले हम लोग ब्रीदिंग करेंगे, जिसको पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं, जब हम लोग सांस लेंगे ऐसे अंदर ले रहे हैं, है ना। उसके बाद वो जाएगा एल्वुलाई के पास। एल्वुलाई के पास जाके उसका एक्सचेंज होगा गैस बिटवीन एल्वुलाई ये है और ये ब्लड कैपिलरी है। इन दोनों के बीच में O2 का और CO2 का एक्सचेंज होगा। तो इसको फिर ये है, फिर ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का। कहाँ पे? सेल के पास। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमैटिक कैपिलरी एंड टिश्यू का मतलब सेल्स, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू। उसके बाद क्या होगा? उसका यूटिलाइजेशन होगा। तो पहला स्टेप पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलाई एंड द पल्मोनरी कैपिलरी। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चौथा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमैटिक कैपिलरीज एंड टिश्यू। और फिर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ CO2 बाय द सेल। तो देखो
ब्रीदिंग और परमानेंट वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन CO2 रिच एल्वलाई एयर इज रिलीज्ड आउट। परमानेंट वेंटिलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आएगी, CO2 बाहर निकलेगा। यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है दूसरा स्टेप में O2 एंड CO2 का, कहाँ पे, एल्वलाई मेम्ब्रेन पे। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। चौथा डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। O2 CO2 का डिफ्यूजन हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़ में। और फिर फिफ्थ है कि यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑक्सीजन का बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, और उससे क्या रिलीज होगा, CO2। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 जिसके वजह से कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है और हमारा CO2 रिलीज होता है। इसका हम लोग पार्ट 2 एंड 3 भी बनाएंगे, तो स्टे ट्यून और आप अपने कमेंट बताइएगा कि आपको कैसा लगा।